Very good evening to all of you. This is Nikita here from LearnX Nursing. मैं LearnX Nursing प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ. टुडे वी विल डिस्कस PYQ सीरीज नंबर 31. स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ मिनट. Okay. Question number 1. A client who had an application of a right arm cast complains of pain at the wrist when the arm is passively moved. The nurse should take which first action? एक पेशेंट है, ठीक है. वन पेशेंट इज देयर जिनके राइट आर्म पे कास्ट बांधा हुआ है, ठीक है, प्लास्टर कास्ट, ठीक है, एंड दैट पेशेंट इज हैविंग कंप्लेंट्स ऑफ पेन, ठीक है, रिस्ट पे उसको पेन हो रहा है जब वो पैसिवली उसे मूव कर रहा है, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन ही इज डूइंग पैसिवली. द नर्स शुड टेक विच एक्शन फर्स्ट, ठीक है. यहाँ पे पहली बात, जब भी प्लास्टर कास्ट वाला पेशेंट पेन की कंप्लेंट लेके आता है तब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं या फिर क्या प्रेडिक्ट करते हैं? दैट देयर इज अ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम. सो अब ऑप्शंस देखते हैं. द नर्स विल एलिवेट द आर्म, द नर्स विल डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, द नर्स विल मेडिकेट विद एन एडिशनल डोज ऑफ एन ओपियोइड, and she will check for paresthesia and paralysis of the right arm. See, जब भी पेशेंट प्लास्टर कास्ट वाला पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली पोस्ट प्लास्टर कास्ट पेन की कंप्लेन लेकर आता है तो हम सोचते हैं कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, ठीक है. सो हम आर्म को एलिवेट कर देंगे एंड पेन सबसाइड हो जाएगा? नो. हम डॉक्यूमेंट करेंगे फाइंडिंग को, ये तो बाद में आता है. मेडिकेट विद एन एडिशनल डोज ऑफ एन ओपियोइड? नो. ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे पेरेस्थेशिया एंड पैरालिसिस ऑफ द राइट आर्म, ठीक है. सबसे पहले हमको लगता है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो नहीं है क्योंकि वो रिस्ट में पेन हो रहा है, तो कंप्लीट जो हैंड है, ठीक है, राइट आर्म है, वहां पे हम चेक करेंगे कि कहीं पेरेस्थेशिया तो नहीं हो गया है या फिर राइट आर्म का पैरालिसिस तो नहीं हो गया है, ठीक है. सो फर्स्ट एक्शन विल बी टू चेक फॉर द पेरेस्थेशिया एंड पैरालिसिस ऑफ द राइट आर्म, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स डेवलपिंग a plan of care for a client with a cataract understands that which problem is the priority, ठीक है. जो नर्स है वो नर्सिंग केयर प्लान बना रही है, ठीक है, ऑन विच पेशेंट? कैटरैक्ट का पेशेंट. कैटरैक्ट में क्या होता है? ओपेसिटी ऑफ आईलेंस, ठीक है, ओपेसिटी ऑफ आईलेंस हो गई है. सो अकॉर्डिंग टू द नर्स, जब वो प्लान ऑफ केयर डेवलप करेगी सो विच प्रॉब्लम विल बी द प्रायोरिटी, ठीक है. शी विल कंसर्न अबाउट द लॉस ऑफ द आईसाइट, she will think altered vision due to opacity of the ocular lens. सबसे पहले जो नर्स है वो कंसर्न करेगी कि वहां पे लॉस ऑफ आईसाइट होता है. सेकेंड, शी विल थिंक कि अल्टर्ड विजन ड्यू टू ओपेसिटी ऑफ द ओकुलर लेंस, क्योंकि ओपेसिटी ऑफ आई लेंस होता है तो अल्टर्ड विजन हो जाएगा, ठीक है. देन डिफिकल्टी मूविंग अराउंड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर ग्लासेस, ठीक है, क्योंकि वो लेडी को, उस क्लाइंट को ग्लासेस की जरूरत है, ठीक है. सो डिफिकल्टी मूविंग हो जाएगी. बिकमिंग लोनली बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड कम्युनिटी इमर्शन, ठीक है, शी विल फील लोनली. सो व्हाट which problem is like a priority for that nurse? It is altered vision due to opacity of the eye lens, ठीक है, बिकॉज वहां पे आईलेंस की ओपेसिटी हो जाती है तो सबसे बड़ा चांस होता है कि अल्टर्ड विजन रहेगा. सो इट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी प्रॉब्लम फॉर द नर्स जिसके ऊपर उसे प्लान ऑफ केयर डेवलप करना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The nurse is monitoring the function of a client's chest tube drainage system and notes that fluid in water seal chamber is below the 2 centimeter mark. ठीक है, which interpretation should the nurse make? There is a leak in the system. The client has a pneumothorax. Suction should be added to the system. Water should be added to the chamber. Usually what happens? ये हमारा वाटर सील चैम्बर हो जाता है, ठीक है. हम एक मार्किंग तक के पानी भरते हैं, ठीक है, इसमें, एंड वो कितना होता है? 2 सेंटीमीटर की मार्किंग में, ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द नर्स इज मॉनिटरिंग द फंक्शन ऑफ द क्लाइंट्स चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, नर्स इज मॉनिटरिंग कि वो फंक्शन प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, एंड शी नोट्स कि जो फ्लूइड है, ठीक है, वाटर सील चैम्बर में, इट इज बिलो द 2 सेंटीमीटर मार्क,
ठीक है। सो दैट टाइम नर्स क्या इंटरप्रिटेशन बनाएगी कि वहां पे लीकेज हो रहा है, न्यूमोथोरेक्स हो गया है, सक्शन सिस्टम जो है वो ऐड करने की जरूरत है, या फिर वाटर ऐड करने की जरूरत है। यस, वाटर शुड बी एडेड टू द चैम्बर, बिकॉज 2 सेंटीमीटर की जो हमारी रीडिंग होती है, मार्किंग होती है, वहां तक के हमें वाटर सील चैम्बर में वाटर को फिल करना होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, सॉरी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following complications can be seen in patients receiving total parenteral nutrition at the time of the tube change? ठीक है, ट्यूब चेंज यानी कौन सा ट्यूब चेंज? सीबीपी का ट्यूब चेंज। ठीक है, अगर हम एक पेशेंट है जिसको कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कभी भी हम सेंट्रल लाइन से देते हैं। ठीक है, पेरीफेरल लाइन से अगर हमने टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया, सो इट कैन कॉज टू द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इसीलिए यूजुअली सेंट्रल लाइन प्रेफर किया जाता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जब आप ये सेंट्रल लाइन का ट्यूब चेंज करेंगे, ठीक है, तो उस टाइमिंग पे कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं? न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा पेशेंट को, हाइपरवोलेमिया हो जाएगा, एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा, ठीक है, या फिर मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट हो जाएगा। सी, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट इज नेवर हैपन एट द टाइम ऑफ ट्यूब चेंज, न्यूमोथोरेक्स भी नहीं होगा, ठीक है, हाइपरवोलेमिया भी नहीं होगा, देयर विल बी एयर एम्बोलिज्म। जब ट्यूब चेंज करेंगे, अगर आपने उसको प्रॉपरली प्रेस नहीं किया, ठीक है, सो वहां पे क्या हो जाएगा, एक एम्बोलस एंटर कर सकता है, ठीक है, एंड इट कैन लीड टू द एयर एम्बोलिज्म व्हिच विल बी द बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन फॉर द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एट द टाइम ऑफ ट्यूब चेंज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द डिवाइस शोन इन द इमेज इज, ठीक है, सबसे पहली बात, ये इमेज किस चीज की है? इट इज मिरेना, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, जिसको हम लीवोनॉर्जेस्ट्रल 20 भी कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस इमेज? इट कंटेन्स द मेटालिक कॉपर, it is the first generation IUCD, it contains levonorgestrel 20, it has an effective half life of the 10 years। सी, मेटेलिक कॉपर जो है वो हमारा कॉपर टी कंटेन करता है, ठीक है, ये नहीं कंटेन करता। ठीक है, चलो इसके बारे में देख लेते हैं, मिरेना के बारे में। हमारा जो मिरेना है, या फिर जिसको हम कहते हैं लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 20, ये आता है हमारा थर्ड जनरेशन हार्मोनल आईयूसीडी, थर्ड जनरेशन हार्मोनल आईयूसीडी में। ठीक है, एंड इट ऑल्सो called as levonorgestrel 20। Why we called it as levonorgestrel 20? Because because it release levonorgestrel 20 microgram per day। ठीक है, एंड ये कितना कंटेन करता है? कंटेन्स 52 माइक्रोग्राम, एंड जो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 20 ग्राम पर डे वो रोज जो है वो रिलीज करता है इसमें से। ठीक है, देन लाइफ स्पैन कितना होता है मिरेना का? इट इज ऑफ 5 years, बट कैन अप टू 7 years। 7 years तक जो मिरेना है वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब ये प्रेगनेंसी को अगर प्रिवेंट करता है तो बाय विच मैकेनिज्म? इट इज प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय इम्प्लांटेशन, बाय प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने से बचाता है। ठीक है, एंड इस तरीके से वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। सो इट कंटेन्स levonorgestrel 20 is our correct answer। ठीक है, it is not the first generation IUCD, it is a third generation IUCD। लाइफ स्पैन इज अप टू द 7 years, बट बेसिकली इट इज 5 years। ठीक है, ये किस तरीके से होता है? कर्व्ड। ठीक है, एंड यहाँ पर कोई भी कॉपर की कॉइलिंग जो है वो नहीं होती है, एंड इट हैज अ थ्रेड। ठीक है, इट इज मिरेना, थर्ड जनरेशन IUCD। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन आर्टेरियल प्रेशर इज कैलकुलेटेड एज, फॉर्मूला पूछा गया, systolic blood pressure plus 2 times of diastolic blood pressure divided by 3, diastolic blood pressure plus 2 times of systolic blood pressure divided by 3, systolic blood pressure plus 3 times of diastolic blood pressure divided by 2, diastolic blood pressure plus 3 times of systolic blood pressure divided by 2, which will be the correct. See, जब हमको ना मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालना पड़ता है तो इसके दो फॉर्मूला होते हैं. नंबर वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 times of diastolic blood pressure divided by 3. अदरवाइज हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने का, दैट इज 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर प्लस में हमको करना पड़ता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सो दिस बोथ आर दी formulas for calculating mean arterial pressure. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन अ रेड कलर वेंचुरी मास्क इज, आपसे पूछा गया है रेड कलर का जो वेंचुरी मास्क होता है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ FiO2 होता है एंड कितना फ्लो ऑफ ऑक्सीजन होता है. ठीक है, so it is 31% and 6 liters per minute, 35% and 8 liter per minute, 40% and 10 liter per minute, 60% and 15 liters per minute. ठीक है, देख लेते हैं. ओके, सी एक साइड लिखो वेंचुरी मास्क कलर, नेक्स्ट राइट इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम FiO2 भी कहते हैं. ठीक है, एंड ऑक्सीजन फ्लो दैट इज लीटर पर मिनट. फर्स्ट ब्लू कलर होता है. ठीक है, 24% ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 2 लीटर पर मिनट. ठीक है, देन व्हाइट कलर. ठीक है, इट कंटेन्स 28% of inspired oxygen concentration and 4 liters per minute of oxygen flow. Then yellow color, it is 35% and 8 liters per minute. रेड कलर जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, it is 40% of FiO2 and 10 liters per minute. Then green color, it contains 60% of FiO2 and 12 liter per minute से ऑक्सीजन फ्लो होता है. ठीक है, सो इट इज 40% इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड 10 लीटर्स पर मिनट का हमारा फ्लो. सी, ये जो वेंचुरी मास के रिलेटेड क्वेश्चन है ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है इन एनी ऑफ द एग्जाम. ठीक है, नॉर्सेट में भी रिपीटेडली पूछा गया, कभी इमेज पूछ लेते हैं कलर वाइज. ठीक है, आपको रेड कलर का वेंचुरी मास दे दिया जाएगा एंड उसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेंगे या फिर उसका फ्लो पूछ लेंगे. ठीक है, तो हमको कलर कोडिंग के हिसाब से वेंचुरी मास को पढ़ना है अच्छे से. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैचुरेटेड फैटी एसिड. ठीक है, फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है, जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा नहीं है, स्टीयरिक एसिड, palmitic acid, myristic acid and the linoleic acid. Yes, linoleic acid is not a saturated fatty acid. These all are saturated fatty acid. Linoleic क्या है? It is a unsaturated fatty acid. ठीक है, अब देखो PUFA that is poly unsaturated fatty acid, इसमें ना दो आते हैं. एक आता है हमारा पॉली अनसैचुरेटेड भी बोल सकते हो या फिर असेंशियल फैटी एसिड में भी आता है. ठीक है, असेंशियल फैटी एसिड में PUFA
भी बोलते हैं एंड असेंशियल फैटी एसिड। इसमें दो आएंगे, एक आता है लिनोलिक, एक आता है लिनोलेनिक। ठीक है, ये जो लिनोलिक होता है इट इज मोस्ट असेंशियल फैटी एसिड, मोस्ट असेंशियल फैटी एसिड। अब ये जो लिनोलिक एसिड होता है, ठीक है, इसी में एक और पॉइंट भी लिखना है हमको। जो लिनोलिक एसिड होता है इट इज ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा, कभी कभी ओमेगा 3 ओमेगा 6 पे पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देन अब ये जो लिनोलेनिक एसिड है इट इज आल्सो एन एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, बट ये कौन सा वाला होता है, इट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 fatty acid. Clear? So which are the saturated fatty acid? They are stearic acid, palmitic acid and myristic acid. लिनोलिक या फिर लिनोलेनिक किसके अंदर में आते हैं, असेंशियल फैटी एसिड्स के बीच में, ठीक है। एंड असेंशियल फैटी एसिड जो है लिनोलिक एंड लिनोलेनिक, ठीक है, उसमें से मोस्ट असेंशियल कौन सा होता है, लिनोलिक। लिनोलिक कौन सा होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड, लिनोलेनिक इज ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient has come to ward after liver biopsy. What will you do first? ठीक है, लीवर बायोप्सी होने के बाद में पेशेंट जो है वो वार्ड में वापस आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यानी कि पूछा गया है आफ्टर प्रोसीजर व्हाट टाइप ऑफ केयर यू विल प्रोवाइड। यू विल मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, स्टार्ट द आईवी इन्फ्यूजन, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन, प्लेस द क्लाइंट ऑन द राइट साइड। देखो जब भी आफ्टर प्रोसीजर की बात आती है, आफ्टर प्रोसीजर ऑफ liver biopsy is place client in right side position। अब पूछोगे मैडम क्यों राइट साइड पोजीशन, टू compress puncture site and to prevent bleeding। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेस द क्लाइंट ऑन द राइट साइड विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, यस हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइटल्स बट लेटर ऑन, नॉट पहले से ही। आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट किया जाता है एज पर द डॉक्टर्स ऑर्डर एंड एज पर द पेशेंट्स कंडीशन। ठीक है, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस इफ डॉक्टर्स हैज बीन एडवाइज्ड। बट हम हमारे हिसाब से क्या करेंगे एज अ नर्सिंग ऑफिसर, वी विल प्लेस द क्लाइंट ऑन द राइट साइड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑफ लीवर बायोप्सी कौन सा पोजीशन देना पड़ता है, दैट इज सुपाइन पोजीशन टू बी गिवन। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। The sudden fall of temperature from high to normal without fall in pulse rate within a few hours is called। ठीक है, हाइपोथर्मिया, ट्रू क्राइसिस, लाइसिस, फॉल्स क्राइसिस। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, सडनली टेम्परेचर जो है, मतलब एक पेशेंट है जिसको फीवर था, सडनली उसका टेम्परेचर क्या हुआ, फॉल हो गया फ्रॉम हाई टू नॉर्मल। 100 का टेम्परेचर था, सडनली 97 पे आ गया, विदाउट फॉल इन पल्स रेट। जो टेम्परेचर था डिक्रीजेस, पल्स रेट इज सेम, इसको हम कहते हैं फॉल्स क्राइसिस। ठीक है, अब आप पूछोगे हाइपोथर्मिया क्या होता है, टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी नहीं होता। देन ट्रू क्राइसिस क्या होता है, ट्रू क्राइसिस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ट्रू क्राइसिस में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, साथ में जो हमारा पल्स रेट या फिर हार्ट रेट है वो भी डिक्रीज होगा, एंड पेशेंट कंडीशन विल improve। देन वी कॉल्ड इट एज ट्रू क्राइसिस। और फॉल्स क्राइसिस में क्या होगा, पेशेंट का टेम्परेचर तो फॉल्स हो जाएगा लेकिन उसके हार्ट रेट नॉर्मल नहीं होंगे,
उस पेशेंट की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा, दैट इज फॉल्स क्राइसिस। ओके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबody, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। In this video, 1 to 2 questions got repeated from my side. So in next videos, ध्यान दूंगी मैं उसके ऊपर कि क्वेश्चंस रिपीट ना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। इफ एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी।